तो आपके पास आई है। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं, इंडियन पॉलिटिक्स। आज हमारे जो चर्चा का विषय है, जो हमारा चैप्टर है इंडियन पॉलिटी का, वो है संवैधानिक संस्थाएं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। संवैधानिक संस्थाएं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इसे बोलते हैं। तो एस्पिरेंट्स, हमें क्या समझना है कि संवैधानिक संस्थाएं होती क्या हैं। पहले इस बात को समझिए आप। कहीं ना कहीं ये शब्द जुड़ा हुआ है संविधान से, राइट। और संविधान तो हम जानते हैं, संविधान एक ऐसा ग्रंथ है, डॉक्यूमेंट है जो हमारे देश को चलाने का नियम और प्रणाली को बताता है कि हमारा देश किस तरह से चलेगा, हमारे देश के लोगों के पास क्या हक होंगे, क्या उनकी जिम्मेवारियां होंगी, और सरकार की व्यवस्था कैसे होगी, सरकार चलने वाली कैसी है। एवरीथिंग। हमारे देश की जो कानून की किताब है वो संविधान है। हमारे देश में सर्वोपरि जो है वो संविधान है। और संविधान जब बन रहा था और ये बनकर जब इम्प्लीमेंट हुआ, इसे स्थापित किया गया 26 जनवरी 1950 को। आई थिंक ये बात आप जानते होंगे। इसे अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, अडॉप्ट किया गया। तो उस समय हमारे देश के जो संविधान के निर्माता थे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर थे, उनको लगा कि कुछ संस्थाएं ऐसी होनी चाहिए, कुछ बॉडीज ऐसी होनी चाहिए जो देश को चलाने में अहम भूमिका अदा करे। एस्पिरेंट्स, देश में खाली सरकार नहीं होती। अगर देश में खाली सरकार ही हो तो राजा, महाराजा, नवाब, राइट, नवाब, इनके समय में भी तो सरकारें थी। सरकार मीन्स जो सिस्टम को चलाएगी। राजा, महाराजा, नवाब भी तो सरकार होते थे। तो देश का जब संविधान बन रहा है, देश आजाद हो रहा है नवाबों से, राजाओं महाराजाओं के तंत्र मंत्र से। अब देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो सत्ता में सरकार आए वो ढंग से काम करे, वो निष्पक्ष हो, वो ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो, उसके काम पारदर्शी हो। तो इसके लिए जरूरी था कि कुछ ऐसी बॉडीज हों, कुछ ऐसी संस्थाएं हों जो देश में सरकार के साथ साथ में काम करें। और जिस देश की कल्पना की थी देश के आजादी के हीरोज ने, अपनी जान तक दे दी देश की आजादी के लिए, उनके सपनों का भारत बना सके। क्योंकि हो सकता है कि 1947 में जो नेता बने वो तो निष्पक्ष लोग थे, वो तो सच्चे मन से भारत का सही चाहते थे। तो उन पर विश्वास करना बुरी कोई कोई बड़ी बात नहीं है। मगर 1947 के बाद 70-75 सालों के बाद, जैसे आज क्या सच में लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं देश सेवा के लिए? सच में? तो नेचुरली उस समय के जो संविधान के निर्माता थे, उनके जहन में, उनके दिमाग में ये प्रश्न था कि हमें ऐसा सिस्टम तैयार करना है कि कल परसों जो भी सत्ता में बैठे, जिस भी पार्टी को सत्ता मिले, वो अपना काम ढंग से करे और जो सपनों का भारत देश के आजादी के हीरो ने देखा था वैसा बन सके। इसके लिए संवैधानिक संस्थाएं बनाई गई। संवैधानिक संस्था क्या है? ऐसी संस्था जिसका जिक्र संविधान में किया हुआ है, उन्हें संवैधानिक संस्था कहते हैं। लिख देता हूं। संवैधानिक संस्था मीन्स जिसका जिक्र
संविधान में किया हुआ है, जिस बारे में संविधान में लिखा हुआ है, वो संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक बॉडी विच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। चलिए एक के बाद एक डिस्कस करते जाते हैं कि कौन कौन सी हैं वो संवैधानिक संस्थाएं जिन्हें हमें जानना चाहिए। तो मित्रों, मैं हेडिंग डालता हूं, पहली संवैधानिक संस्था कैग। इसकी फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये फुल फॉर्म है कैग की। अब इसे हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आइए समझते हैं। हिंदी में इसका नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का मतलब क्या है, इस बात को समझिए आप। ये संस्था क्या है, ये बॉडी क्या है? अगर मैं एक लाइन के अंदर इसको डिफाइन करूं तो कैग जो है ना, वो हमारे देश का अकाउंटेंट है। एक्सक्यूज मी प्लीज। सो आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कहा कि कैग जो है, अगर एक शब्द में कहूं तो ये हमारे देश का अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का मतलब क्या है कि वो अकाउंट की देखरेख करेगा, अकाउंट की देख रेख करेगा। इसका मतलब क्या है, अकाउंट की देख रेख करना मतलब हमारे देश की जो सरकार होती है, अंडरस्टैंड कीजिए, हमारे देश की जो सरकार होती है वो हमसे कर लेती है, हमसे टैक्स लेती है और पैसा बनाती है, और फिर पैसा बनाकर, मैंने पैसा कमाकर
बजट पेश करती है और बजट में वो कहती है कि हमने इतना पैसा कमाया और इतना पैसा हम जनता पर खर्च करने वाले हैं। सवाल ये है कि जो वो कहते हैं कि हमने 27 लाख करोड़ रुपए या 30 लाख करोड़ रुपए टैक्स में कमाया, जो भी उनकी कमाई है, और इतना पैसा जनता पे खर्च करने वाले हैं। क्या ये सच कह रहे हैं? हम कैसे विश्वास कर लें कि सरकार का जो बजट का अमाउंट है और जो खर्च करने की वो बात कह रही है, वो सच्ची है कि झूठी है? सरकार अगर आपस में सरकार के लोग मिल जाएं तो कोई भी बड़ा फ्रॉड कर सकते हैं। जैसे किसी भी आदमी को अगर आप 100 रुपये पकड़ाएंगे कि जा बेटा 100 रुपये की फलना चीज़ ले आ, हो सकता है कि वो उससे 100 रुपये की ना लाए, 90 रुपये की लाए वो चीज़ उसमें से, और 10 रुपये वो फ्रॉड कर ले। जब ये 100-100 रुपये में फ्रॉड होने के चांसेस हैं तो यहाँ तो लाखों करोड़ों की बात है। इसलिए एक कोई संस्था चाहिए जो नज़र रखे हमारे देश के सरकार के अकाउंट के ऊपर कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ये जनता का अकाउंटेंट है। हमें चिंता करने की बात नहीं है कि हमने जो कर में पैसा दिया, इनकम टैक्स दिया हो या जीएसटी दिया हो, जो पैसा हमने दिया सरकार को ईमानदारी से, वो क्या सरकार सच में खर्च कर रही है हमारे ऊपर, या कुछ झोल या कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा वहां पर? इस बात को सुनिश्चित करेगी कैग। तो हमारे देश का अकाउंटेंट, हमारी जनता का अकाउंटेंट कैग है। तो कैग के होते होते हमें कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारा पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा होगा। तो कैग एक अकाउंटेंट की तरह है, अकाउंटेंट की तरह जो सरकार के अकाउंट पे नजर बना के रखेगा। पब्लिक का पैसा है, जनता का पैसा है वो, तो उस पर नजर तो होनी चाहिए। आइए अब कैग के बारे में कुछ की पॉइंट्स मैं आपको लिखवाता हूं, मैं इसे हटा रहा हूं। ये जो कैग है हमारी संस्था, आइए इसके बारे में कुछ मुख्य बिंदु, जिसे मैं कहता हूं की पॉइंट्स, समझते हैं। कुछ बातें तो मैंने आपको पहले बता दी कि जो कैग है वो क्या है, बट आइए अब आगे निकलते हैं, समझते हैं की पॉइंट्स। तो पहला मेरा पॉइंट क्या है, मैंने पहले कह दिया कि संवैधानिक संस्थाएं हैं, अर्थात इनका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में किया गया हुआ है, ये मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल या अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 148 में इसका जिक्र है। संविधान के अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि देयर शुड बी कैग, हमारे देश में कैग नाम की संस्था होनी चाहिए, और उसने नजर रखनी है सरकार के अकाउंट पे। ये उसका काम होगा। ये आर्टिकल 148 के अंदर लिख रखा हुआ है। ये जनता का अकाउंटेंट है, ये बात लिख रखी है वहां पे, ये जनता का अकाउंटेंट है। राइट एस्पिरेंट्स, ये जनता का अकाउंटेंट है। राइट। दूसरी बात, अब सवाल है कि जिस भी पर्सन को बनाया जाएगा कैग, तो उसकी आयु सीमा कितनी है? क्या कोई हो सकता है कि 80 साल का हो भी कैग बन जाए? आयु सीमा इस पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको बता दूं, अधिकतम आयु इसमें 65 वर्ष की है। जो अधिकतम आयु है इसमें वो 65 वर्ष की है, 65 साल की। उसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा। और अगर मान लो 65 साल से कम है, मान लो किसी आदमी को 50 साल का आपने कैग बना दिया, तो क्या 15 साल वो काम करेगा कैग के रूप में? नहीं। 65 साल के साथ साथ में एक 6 साल का भी क्राइटेरिया है कि कोई आदमी 6 साल से ज्यादा कैग के पद पर नहीं रह पाएगा। तो कैग के बारे में दो बातें, एक अधिकतम आयु 65 वर्ष है और अधिकतम कार्यकाल 6 साल का ही होगा। मान लो कोई पर्सन 63 साल की उम्र में बना कैग, तो उसे 2 साल का ही कार्य करने को मिलेगा, 65 साल का होते ही वो रिटायर कर दिया जाएगा। सपोज कोई आदमी 50 साल का कैग बना है तो 56 साल रहेगा, 56 साल की एज में उसे रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये है कैग के बारे में जो मैंने दो बातें कही हैं। राइट। अब इसके बारे में जो बातें हो सकती थी मैंने आपको बता दी हैं।
इससे ज़्यादा डिस्कस करने में कोई मतलब नहीं है। बाकी करंट अफेयर में करंट कैग कौन है, राइट, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिसेंट कौन है, ऑडिटर जनरल कौन है, ये तो आपने जब आपका एग्जाम होगा, एग्जाम से बिल्कुल पहले आपको मैं लिस्ट भेज दूंगा, वो आपने तैयार करनी है, क्योंकि अभी हम इसमें व्यर्थ समय नहीं गवाएंगे कौन है, क्योंकि अगर हम ये पढ़ लेंगे तो क्या होता है एग्जाम के टाइम पर कोई चेंज हो गया हो, हम पिछला लिख के आ जाए। इसलिए मैं ऐसी चीज़ें जो करंट के हिसाब से डिपेंड करती है, जो चीज़ें चेंज हो सकती हैं समय के हिसाब से, मुझसे लिखवाता नहीं। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट संस्था के बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ वित्त आयोग, इसे बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन मीन्स वित्त आयोग। सवाल है कि वित्त आयोग होता क्या है, ये फाइनेंस कमीशन, ये फाइनेंस कमीशन चीज क्या है, ये वित्त आयोग व्यवस्था क्या है, ये फाइनेंस कमीशन चीज क्या है। तो इसे समझना हो एस्पिरेंट्स तो कुछ ऐसे समझते हैं, फाइनेंस कमीशन क्या है, वित्त आयोग क्या है। तो हमें कुछ बातें समझनी है। हमारे देश में टैक्स की बात की जाए ना, कर की बात की जाए, टैक्स की बात की जाए, तो ये दो तरह का मेनली होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। चूंकि ये क्लास इकोनॉमिक्स की नहीं है, इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं काफ़ी डेप्थ में इनमें बातें कह चुका हूँ, आप प्रीवियस क्लासेस देख लीजिए। प्रत्यक्ष कर क्या होता है, जो हम प्रत्यक्ष रूप से सरकार को जमा करवाते हैं, डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इसको, जैसे आईटी माने इनकम टैक्स हो गया। अप्रत्यक्ष क्या है, जो हम डायरेक्टली सरकार को नहीं देते, हम चीज़ें खरीदते हैं और उसका दाम चुकाकर इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष तरीके से सरकार को टैक्स दे देते हैं। जैसे जीएसटी है, आपने मैगी नूडल ली, आपने कोल्ड ड्रिंक खरीदी, आपने पेट्रोल डीजल खरीदा, तो आपने उसमें जीएसटी पे कर रखा है, टैक्स आपने पे कर रखा है, राइट। तो वो इनडायरेक्ट होते हैं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते, आप चीज़ें खरीदते हैं और उनके जरिए टैक्स पहुंच जाता है सरकार तक। तो दो तरह के टैक्सेस मान के चलिए आप। अब इनसे जो पैसा बनता है, क्योंकि ये दोनों तरह के टैक्स जो है वो केंद्र सरकार लेती है, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को कुछ अपने टैक्स का पैसा राज्य सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है, राज्य सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है। केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ शेयर करना पड़ता है कुछ पैसा, और कितना शेयर करना है इसकी जानकारी कौन देगा, फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन ये जानकारी देता है कि केंद्र सरकार को अपने टोटल पैसे से कितना परसेंट जो है वो देना है। फिलहाल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये 43% है। मान लो सरकार ने, केंद्र सरकार ने 100 रुपये टैक्स में इकट्ठे किए, तो उसे 43% राज्य के साथ शेयर करना है, राज्य सरकार के साथ शेयर करना है। मान लो केंद्र सरकार ने टैक्स में 100 रुपये इकट्ठा करे हिमाचल प्रदेश से, तो 43 रुपये उसे देने पड़ेंगे, 100 में से 43 रुपये उसे राज्य सरकार मीन्स हिमाचल गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड दी फाइनेंस कमीशन, जो टैक्स के पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन बतलाता है, कितना आपने शेयर करना है इत्यादि। इसके अलावा टैक्स जो ये फाइनेंस कमीशन है, फाइनेंस के बारे में बहुत सारी जानकारी देता है कि हमें नए कोई कर लाने चाहिए क्या, न्यू टैक्सेस लाने चाहिए क्या, या पुराने कर जो अब ठीक नहीं है उन्हें हटाना चाहिए क्या, जो पुराना कर कोई है। तो मीन्स टैक्स के बारे में ये ओवरहॉल करवाता रहता है, ओवरहॉल मीन्स बदलाव करवाता रहता है, नए आइडियाज देता रहता है। और मेनली काम क्या है इसका, कि केंद्र और राज्य के बीच में पैसा किस हिसाब से बंटना चाहिए, राइट। अब आइए इसके बारे में वही कुछ मुख्य बिंदु, कुछ की पॉइंट्स जैसे मैं अमूमन लिखवाता हूँ आपको, लिखना चालू करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दी की पॉइंट्स। तो इसमें जो फर्स्ट की पॉइंट हमारे पास है फाइनेंस कमीशन के बारे में, वो ये है कि अनुच्छेद 280 में इसका जो है वो जिक्र है। अनुच्छेद 280 कहता है कि हमारे देश में वित्त आयोग होना चाहिए, और वित्त आयोग सुझाव देगा कि किस तरह से केंद्र और राज्य सरकार आपस में पैसे शेयर करेंगे। दोस्तों पैसा बहुत खतरनाक चीज होती है,
पैसा जो है वो अच्छे-अच्छों के बीच में लड़ाई डलवा सकता है। तो राज्य और केंद्र के बीच में भी पैसे को लेके झगड़ा अक्सर रहता है। ये वित्त आयोग है बीच में जो ये मामला सुलझाता है कि नहीं आपने इतना पैसा शेयर करना है इनके साथ, तो मामला सुलझ जाता है। ये फाइनेंस कमीशन है। अब अगली बार हम बात करें कि जो देखिए चाहे जो भी ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे पहले हमने पढ़ा कैग, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस कमीशन। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उनको नियुक्त राष्ट्रपति करते हैं। जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे, राइट। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे, इनको अपॉइंट जो है वो राष्ट्रपति करेंगे। अब सवाल यहां से ही आता है कि राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं तो क्या इनकी सिलेक्शन भी राष्ट्रपति ही करते हैं कि फलना को बनाना है? नहीं, हमेशा याद रखिए राष्ट्रपति सलाह पे काम करते हैं, हमेशा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पे काम करते हैं, माने मंत्रिमंडल की सलाह पे काम करते हैं। राष्ट्रपति अपने मन से कोई भी फैसला ले नहीं सकते हैं। इस बात को आप ठीक तरीके से क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, इनसे क्या हो रहा है? एक सेकंड वेट करें प्लीज। चलिए, तो मैंने वित्त आयोग के बारे में चीज़ें बताई हैं और फिलहाल इसको रिपीट करने का जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। एंड बस मैं 2-3 बातें इसमें और कहना चाहता हूँ क्योंकि स्टूडेंट कुछ जॉइन नहीं कर पाए थे। तो देखिए वित्त आयोग को बोलते हैं फाइनेंस कमीशन, ठीक है जी। दूसरी संस्था हमने पढ़नी है वित्त आयोग। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मैंने बताई हैं पहले और आप उसे देख लीजिएगा। वित्त आयोग हम दूसरी संस्था डिस्कस कर रहे हैं, इसे बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। सवाल है कि ये वित्त आयोग बनाया क्यों गया है? एक संवैधानिक संस्था है, अर्थात संवैधानिक संस्थाएं वो होती हैं जिनका जिक्र संविधान में किया होता है। संविधान के निर्माताओं ने उन संस्थाओं को बनाने की बात कह दी थी संविधान के अंदर ही, जो देश के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी। उन्हें संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि हमारे देश में जो टैक्सेस हैं, मैंने पिछले वीडियो में कह दिया है कि दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष मीन्स डायरेक्ट, और एक होता है अप्रत्यक्ष मीन्स इनडायरेक्ट। दो तरह के जो है वो टैक्सेस होते हैं, प्रत्यक्ष जैसे कि इनकम टैक्स, और अप्रत्यक्ष मीन जैसे कि जीएसटी। अप्रत्यक्ष होता है, राइट। अप्रत्यक्ष मीन्स जैसे कि अब भी नहीं चल रही है, फिर बंद हो गया, ये चक्कर क्या हो रहा है आज? प्लीज एक बार फिर कंफर्म करें कि ये हो क्या रहा है। दीक्षा आप जुड़े हैं लाइव, प्लीज कंफर्म करें। कि मुझे दीक्षा आप शो हो रहे हैं। एक बार चैट बॉक्स में जाके कमेंट करो कि क्या आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। कहीं बैक एंड से एरर ना हो कोई।
प्लीज कंफर्म करें। Am I audible? ये क्या समस्या है? प्लीज आप चेक करें कि क्या विजिबिलिटी है, साउंड आ रही है क्या, क्योंकि आज ऐसा हो रहा है कुछ बैकएंड से प्रॉब्लम ना हो। मैंने अप्रॉक्सीमेटली आधी क्लास तो ख़त्म कर दी थी एंड मुझे अब रियलाइज़ हुआ कि इशू आ रहा है इसके अंदर। जो भी हैं, कामिनी, दीक्षा, एवरीबडी, मुझे आप बता दें कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में जाकर कि क्या साउंड वगैरह ठीक है, वीडियो ठीक है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अच्छा, इनसे ज्वाइन नहीं हो रहा है। कामिनी, आपने ज्वाइन किया, बताओ मुझे कि क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। ये देख पा रहे हैं, कामिनी तो यस कह रहे हैं। ये क्या चक्कर है? कामिनी एक बार अब जुड़े हैं। काजल, आप जुड़ गए हैं, प्लीज एक बार कंफर्म करो आप भी कि क्या आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक। शायद बैकएंड पे कोई इशू होगा ऐप की, क्योंकि ऐसे तो पहले कभी इशू आया नहीं। काजल, आप भी बता दो कि क्या आपको इशू है साउंड का या कोई, क्योंकि मैं फिर स्क्रीन शेयर करूंगा फिर आपको बताऊंगा, पूछूंगा आपसे कि कोई इशू। कामिनी, आप बताना कि जैसे मैं अब स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो स्क्रीन शेयर करने के बाद क्या फिर आपको वीडियो दिख पा रही है? अब बताइए कि अब मैंने स्क्रीन शेयर की है आपके साथ, तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है समय पे? कामिनी को दिक्कत नहीं आ रही है? कहीं आपके
ओके, अब ठीक है, तो बताना मुझे बीच में कोई दिक्कत आती है तो। चलिए, तो माय डियर एस्पिरेंट्स, हम पढ़ रहे हैं तो हम एक्चुअली क्या पढ़ रहे हैं, देखिए जरा, हम पढ़ रहे हैं वित्त आयोग के बारे में। हम वित्त आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं, और वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन। वित्त आयोग मीन्स फाइनेंस कमीशन। तो सवाल अब ये है कि जो वित्त आयोग है, जो फाइनेंस कमीशन है, वो क्यों बनाया गया है। तो मैंने आपको कहा कि वित्त माने पैसा, रुपया, फाइनेंस जो है वो पैसा होता है। तो सरकार जो है ना, सरकार दो तरह की होती है, एक होती है राज्य की सरकार, एक होती सरकार। ठीक है जी, दो सरकारें हैं। जो पैसा है, जो मनी है, गवर्नमेंट के पास कैसे आता है, टैक्स के जरिए आता है। अब टैक्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, मीन्स प्रत्यक्ष, एक होता है अप्रत्यक्ष, मीन्स इनडायरेक्ट। तो दो तरह के टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है, जैसे वो इनकम टैक्स है, और अप्रत्यक्ष कर जैसे कि जीएसटी है, वो अप्रत्यक्ष कर है। आईटी इनकम टैक्स है, एक डायरेक्ट टैक्स है। नाउ ये जो टैक्स है, जो भी है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, ये टैक्स इकट्ठा करती है केंद्र की सरकार। ठीक है जी, ये केंद्र की सरकार इकट्ठा करती है, और इसे फिर ये पैसा शेयर करना होता है कुछ राज्य सरकार के साथ। कितना शेयर करेगी, तो इसके बारे में वित्त आयोग बताता है कि कितना पैसा आपको राज्य सरकार के साथ शेयर करना है। फिलहाल ये 43% है। गाइज, मैंने पिछली वीडियो में कहा कि अगर आप किसी पर्सन को 100 रुपए थमाते हैं कि जा चीनी लेके आ, 100 रुपए की, शायद वो 90 रुपए की लेके आएगा चीनी, और आपको बोलेगा मैं 100 के लेके आया हूँ, एंड 10 रुपए का झोल कर देगा। जब 100-100 रुपए में लोग झोल कर सकते हैं, तो लाखों करोड़ों रुपए की बात है वो तो हमारे देश के नेता झोल क्या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। बात सही कि नहीं है? तो उसके लिए बनाई गई संस्था कैग है, जो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी है। अच्छा, तो आज डिस्कस किया मैंने, पर चूंकि आप देख नहीं पाए, तो वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आज। उसके लिए कैग बनी हुई है। अब पैसे बांटने के ऊपर जो संस्था है, कितना पैसा आपने बांटना है, वो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है। कितना पैसा अपने आपस में शेयर करना, अपने आपस में बांटना है, वो वित्त आयोग है, वो फाइनेंस कमीशन है। नौ पॉइंट यहां से ये है कि जो वित्त आयोग है या जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है या फाइनेंस कमीशन है, उसके बारे में कुछ की पॉइंट्स, कुछ मुख्य बिंदु आगे डिस्कस कर लेते हैं। तो मुख्य बिंदु में, की पॉइंट्स में, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है कि अनुच्छेद कौन सा है जो वित्त आयोग के बारे में कहता है। तो 280 है अनुच्छेद। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में कहता है कि हमारे देश में वित्त आयोग होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति करेंगे। इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अपॉइंटमेंट बोलते हैं अंग्रेजी में, राष्ट्रपति करते हैं। तीसरी बात, इनका जो कार्यकाल है, ये कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। जो इनका कार्यकाल है वो 5 साल का होता है मैक्सिमम। राइट। तो ये वित्त आयोग है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें कहने का औचित्य नहीं है। बस आखिर में एक बात मैं आपको कह दूंगा कि फोर्थ पॉइंट में, फर्स्ट जो वित्त आयोग था, जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था, एफसी, उसके अध्यक्ष थे केसी नेगी। केसी नेगी उनके अध्यक्ष थे। राइट।
तो पहले फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष केसी नेगी थे, जो 1951 में बनाया गया था, 1951 में। ये बस 4-5 बातें आप यहाँ से याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 280 कहता है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग की नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इनका कार्यकाल है 5 वर्ष का। और पीसी नेगी जो है वो केसी नेगी जो है वो पहले फाइनेंस कमीशन थे, वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। 1951 में ऐसा हुआ था। अभी वित्त आयोग 16वां चला हुआ है, 16th वित्त आयोग चला है हमारे देश में। तो ये छठी बात, 5वीं बात आपने नोट कर लेनी है, राइट। नेक्स्ट है जी निर्वाचन आयोग। एस्पिरेंट्स, एक बार मैं फिर चेक कर लेता हूं कि क्या आप दिखाई दे रहा आपको, वीडियो सब ठीक चल रही है। लेट मी शो यू। अब ठीक है जी, वीडियो वगैरह ठीक है। अब एक बार फिर कमेंट कर दीजिए, कोई इशू तो नहीं है वीडियो का। क्या सब ओके है? प्लीज गो इनटू द चैट बॉक्स एंड कमेंट। और पिछली वीडियो को भी ना रिपीट पे रिपीट देखो आप लोग, एक वीडियो को 2-3-4 बार देखो, राइट। तो फिर देखना आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। अच्छा ठीक है, अब ठीक है। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। स्क्रीन को मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ओके ठीक है, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद निर्वाचन आयोग को। बहुत इंटरेस्टिंग। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग मीन्स इलेक्शन कमीशन। एक लोकतांत्रिक देश में इलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सरकारें तो राजा महाराजा नवाब के समय भी होती थी। सरकारें तो सऊदी अरब में भी सरकारें हैं, सरकारें तो चीन में भी हैं। उन सरकारों में और हमारी सरकारों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे देश में सरकारें निष्पक्ष तरीके से चुनी जाती हैं। हमारे देश में ट्रांसपेरेंसी चुनाव के अंदर, निष्पक्षता है, ईमानदारी से चुनाव लड़े जाते हैं और जीते जाते हैं और जो भी है करवाए जाते हैं। निर्वाचन आयोग की बात करें तो इनकी जिम्मेवारी क्या है? देश में चुनाव करवाना, ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देश में, एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं कॉल पिक कर लेता हूँ। चलिए, इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं मैं। तो देश में जो चुनाव होते हैं उनको करवाने की जिम्मेवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन की है। ये चुनाव कौन कौन से हो सकते हैं? ये चुनाव जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के होते हैं, माने सांसद के चुनाव, जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए होते हैं। दोनों के ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चुनाव करवाता है। और इसके अलावा जैसे कि एमएलए के चुनाव, एमएलए के चुनाव जो होते हैं वो विधानसभाओं के लिए होते हैं, ये करवाने की जिम्मेवारी भी इसकी है, राइट। इसके अलावा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट के चुनाव को करवाना भी इसकी जिम्मेवारी है। उपराष्ट्रपति के चुनाव को करवाना भी इसकी जिम्मेवारी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय या भारत का या इंडिया का जो निर्वाचन आयोग है उसकी जिम्मेवारी है लोकसभा, राज्यसभा के एमपी का चुनाव करवाना, विधानसभा के लिए एमएलए का चुनाव करवाना, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो है वो चुनाव करवाना। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है। और निष्पक्ष तरीके से हो, ये चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से हो, निष्पक्ष हो और ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी हो। ये जिम्मेवारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। और 1951 से मैं आपको कहूं तो हमारे देश में पहली बार चुनाव 1951 में हुए। और तब से लेके 2023 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी साख को बना के रखा है।
अपनी प्रेस्टीज को बना के रखा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से चुनाव करवाए हैं, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाए हैं, ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से चुनाव करवाए हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। आइए समझते हैं अब इसमें की पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। पहला की पॉइंट इसमें क्या है कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन के बारे में कौन सा अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 324 माने आर्टिकल 324 स्पीक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग के बारे में कहता है और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी बताता है कि तुमने चुनाव करवाने हैं कहाँ कहाँ। देखो मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है कि लोकसभा और राज्यसभा के एमपी का चुनाव करवाना है, सांसद एमपी मीन्स सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसका चुनाव करवाना है, विधानसभा मीन्स एमएलए, एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको बोलते हैं विधानसभा, चुनाव करवाना है, राष्ट्रपति हैं उपराष्ट्रपति हैं इनका चुनाव करवाना है। तो ये जिम्मेवारी जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। ठीक है जी। दूसरी बात, आयु सीमा की बात करते हैं। तो जो भी व्यक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा उसकी आयु सीमा 65 साल की, मैक्सिमम एज इसकी ये है, मैक्सिमम एज इसकी 65 साल की है। ठीक है जी। दूसरी बात कि 6 साल की भी कंडीशन है। सपोज कोई आदमी 50 साल का बन जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो क्या वो 15 साल काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। 50 साल का ज्वाइन किया तो 56 साल की एज में रिटायर कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ड्यूटी से, पद से। तो या तो 6 साल या फिर 65 साल। अर्थात किसी ने अगर 62 साल की एज में ज्वाइन किया इलेक्शन कमीशन को तो 3 साल बाद मीन्स 65 साल की एज में आफ्टर 3 ईयर ही और शी विल बी रिटायर्ड। उन्हें 3 साल बाद रिटायर कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा 3 साल के बाद। तो ये बात है जो हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए यहाँ से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। और इसके बाद मैं कुछ बातें आपको लिखवाना चाहूँगा यहाँ से, जो नोट में आप लिखेंगे। नोट में कुछ बातें लिख लेते हैं जो खास हैं। तो जी नोट में जो हमने बातें लिखनी हैं वो खास हैं, और खास बात में पहली बात क्या है कि हमारे देश में ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन, फर्स्ट पॉइंट। ईवीएम जो मशीन मीन्स ईवीएम, व्हाट इज ईवीएम मशीन? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो हमारे देश में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ईवीएम मशीन है, उनसे चुनाव आजकल करवाए जाते हैं। अब 2024 में चुनाव आने वाले हैं तो ईवीएम मशीन के जरिए चुनाव होंगे। और बहुत टाइम से हम चुनाव में ईवीएम मशीन मीन्स मशीन में बटन दबा के चुनाव में पार्टिसिपेट करते आए हैं। मगर पंचायतों के चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, बैलेट। ठीक है जी। बैलेट पेपर में जैसे कि उसमें मोर लगाते हैं आप, एक ठप्पा लगाते हैं और फिर अपने जो कैंडिडेट है उसको वोट दे के आते हैं। पंचायतों में आजकल ऐसा ही होता है, आज भी, पहले से ऐसा होता रहा है। मगर जो एमएलए का वोट है, एमपी का वोट है, उस वोट के अंदर हम ईवीएम मशीन में बटन प्रेस करते हैं और फिर उसके बाद हम वोट दे के आ जाते हैं। सवाल है कि ईवीएम मशीन की शुरुआत कब हुई? तो 1998 में स्टार्टिंग हुई है इसकी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जो शुरुआत है या स्टार्टिंग है वो 1998 में हुई है। जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में हुआ था। तो 1998 में बिगिनिंग होती है इसकी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली से। ठीक है जी। और दूसरे पॉइंट में, गोवा ऐसा पहला राज्य था जहां पे पूरा का पूरा
कंप्लीट विधानसभा चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन पे हुआ था। कंप्लीट चुनाव जो है ईवीएम मशीन पे हुआ था। गाइज मैं आज यहीं तक डिस्कस कर पाऊंगा और प्रीवियस वीडियो को मैं इकट्ठे कर दूंगा।